हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 20 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वन नेशन वन एग्जाम यानी एक राष्ट्र एक परीक्षा के लिए सीईटी को मंजूरी दे दी गई है। यह भारत सरकार ने एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए गठन को मंजूरी दे दी है। तो इसके संबंध में यहां न्यूज दी गई है। सरकारी भर्तियों के लिए अब एक कॉमन टेस्ट होगा। एक देश एक परीक्षा ग्रुप बी व सी के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी कराएगी इम्तिहान। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब ग्रुप बी व सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी देना होगा। इस टेस्ट के आधार पर वे अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र होंगे। सीईटी में सफल अभ्यर्थी 3 साल के लिए मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा तथा 1000 से ज्यादा केंद्र खोले जाएंगे। पहले चरण में आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस को जोड़ा जाएगा। एजेंसी के लिए लगभग 1500 करोड़ का आवंटन 3 वर्षों के लिए होगा खर्च। राज्यों के भर्ती बोर्ड और निजी क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना की जा रही है और इसके तहत व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए विभिन्न भर्ती बोर्ड के लिए ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन करेगी। इसके तहत ग्रुप बी व सी के नॉन टेक्निकल तथा नॉन गैजेटेड पदों के लिए भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। सीईटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए संबंधित बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस मुख्य परीक्षा में विफल होने के बाद भी उन्हें 3 साल तक सीधे मुख्य परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि टेट और सीटेट परीक्षा कराई जाती है हमारे प्रदेश में और साथ ही इसके बाद सुपर टेट की परीक्षा भी ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो सेम वही पैटर्न होने वाला है। बस जो सामान्य मानकों पर विभिन्न परीक्षाएं होती थी उसको खत्म करके सिर्फ एक परीक्षा कर दिया गया है जिसे नाम दिया गया सीईटी और इसकी वैलिडिटी जो है 3 वर्षों तक होने वाली है। और इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो में जरूर देखें। सीईटी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मैंने बताया, साथ ही ओपिनियन भी दिया है और आपके ओपिनियन भी मांगे हैं कि सीईटी को लेकर आपके ओपिनियन क्या है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें और अपने ओपिनियन जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आगे देख लेते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के बयान आए हैं। तो आइए देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है सीईटी के बारे में। तो गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है, भारत के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं एनआरए के गठन की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताता हूं। यह परिवर्तनकारी सुधार केंद्र सरकार की नौकरियों में बहु परीक्षा की बाधाओं को दूर करेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक फैसला है, नौकरी के इच्छुक लाखों लोगों की समस्याओं को कम करेगा। साथ ही जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्र के युवाओं के व्यापक हित में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। तो मैं भी मानता हूं यह एक न्यू अटेम्प्ट है और उम्मीद करता हूं कि इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने आने चाहिए। लेकिन इसका दूसरा काला पहलू यह भी है कि आप देख ही रहे हैं कि कई सालों से भर्तियां लंबित हैं और जो पुराने विभाग हैं वही इस सीईटी और एनआरए के मेंबर्स होने वाले हैं। तो उनका आप रवैया देख ही चुके हैं, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो या फिर अन्य जो क्षेत्रीय राज्य की संस्थाएं हैं वे भी परीक्षाएं ठीक से नहीं करा पाती हैं। और साथ ही सालों साल अगर एसएससी की बात की जाए तो 2015-16 के रिजल्ट लंबित हैं। अगर उत्तर प्रदेश के आयोग की बात की जाए तो उत्तर कुंजियां गलत बनती हैं, पेपर गलत बनते हैं और परीक्षाएं लीक होती हैं। तो सरकार को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो मामले लंबित हैं, जो भर्तियां लंबित हैं, जिनकी ज्वाइनिंग लंबित है, उस पर भी जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए भर्तियों को क्लियर कराएं ताकि स्टूडेंट्स को मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिल सके। नेक्स्ट अपडेट है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर। इस मामले में अभी तक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसकी सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में है। तो यहां देख लेते क्या अपडेट दे रखी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर से कड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश सरकार को 20 अगस्त को यानी आज 11 बजे न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को आरक्षण एवं एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह सख्त चेतावनी भी दी है कि यदि 20 अगस्त को आयोग न्यायालय में सरकार ने कोई ब्यौरा नहीं दिया तो आयोग संविधान नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब तक सरकार को 3 बार पत्र लिख चुका है, लेकिन सरकार ने आरक्षण एवं एमआरसी से संबंधित अभी तक आयोग को कोई जवाब नहीं दिया है। इस मामले में प्रदेश सरकार के अफसरों की लापरवाही पर आयोग पहले भी सख्ती नाराजगी जता चुका है। यहां तक कि इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी आयोग द्वारा रोकी जा चुकी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले से ही 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों के उल्लंघन तथा गलत तरीके से लगाई गई एमआरसी के विरुद्ध 7 जुलाई को स्टे लगा चुका है, जो आज भी बरकरार है। तो आशा की जाती है कि आज इस मीटिंग में जो उत्तर प्रदेश आयोग के
जो अधिकारी हैं वो वहां जाएं और संतोषजनक जवाब दें, ताकि 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक की भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 1.5 साल से ऊपर हो चुका है मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनकी मानसिक प्रताड़ना समाप्त हो सके और साथ ही जल्दी से 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षा भर्ती की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है। कोरोना के कारण 2 लाख से भी अधिक छात्रों की स्कॉलरशिप फंस गई है। तो देख लेते हैं क्या मामला है। कोरोना संक्रमण ने तमाम योजनाओं को पीछे ठेल दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना है। इस साल अब तक छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आया है। तमाम विभागों की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई है, जबकि कुछ विभागों ने ऑनलाइन आवेदन को शुरू कराया है। इस बार छात्रवृत्ति के लिए प्रदेश सरकार ने बजट तो जारी कर दिया है, लेकिन बजट विभागों के खाते में जाने के लिए वित्त आयोग की अनुमति की जरूरत होती है। अब तक आयोग से अनुमति नहीं मिली है। इसके साथ ही सभी विभाग और शिक्षण संस्थानों के ज्यादातर लोग भी इस वक्त कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में लगे हुए हैं। छात्रवृत्ति का जो काम अप्रैल और मई में शुरू हो जाना चाहिए था, वो अब तक शुरू नहीं हो सका है। साथ ही 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति दिवस आयोजित होना है। छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने के लिए 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति दिवस मनाया जाएगा। इस क्रम में सभी शिक्षण संस्थाओं से नवीनीकरण के लिए कहा गया है। संस्थाओं की ओर से स्वीकृत आवेदन आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही यहां दिया गया है कि कहां पर मामला फंसा हुआ है। छात्रवृत्ति योजना में अलग अलग पेच हैं। एक तो वित्त आयोग की अनुमति का मामला है। साथ ही इस बार छात्रों को प्रमोट करने के लिए कहा गया है। अब तक तमाम जगह पर परिणाम अपलोड करने में काम चल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी संस्थाओं के परिणाम अपलोड होंगे, इसके साथ ही अंतिम पात्रों की सूची मिलेगी जिस पर कार्यवाही हो सकती है। तो इससे स्पष्ट है कि कोरोना के कारण सभी कार्य बाधित हो चुके हैं। स्कॉलरशिप का कार्य भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो उम्मीद की जा रही है जल्द ही जब परीक्षाएं करा ली जाएंगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, तो स्कॉलरशिप का मामला भी जल्द निपट जाएगा और 2 लाख से अधिक जो छात्र प्रभावित हैं उनका समाधान भी निकल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है पुलिस विभाग में आने वाली बंपर भर्तियों को लेकर। यहां दे रखा है, पुलिस व कारागार में जल्द होंगी 16,668 पदों पर भर्ती। पुलिस, दमकल व कारागार विभाग में जल्द बंपर भर्तियां होने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करीब 16,668 पदों पर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। दरोगा व समकक्ष पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती में करीब 3,000 पद भी बढ़ाए गए हैं। भर्ती बोर्ड दिसंबर व जनवरी माह में दरोगा समेत विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी काफी मायने रखती है। डीजी भर्ती बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि दरोगा भर्ती के पूर्व अधियाचन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के करीब 3,000 पद बढ़ा दिए गए हैं। पूर्व में 6,130 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब दरोगा के 9,534 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है, जिसमें पीएसी प्लाटून कमांडर के 484 व फायर स्टेशन ऑफिसर के पद भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस में एसआई, मिनिस्ट्रियल व स्टेनो के 1,329 पदों पर भी भर्ती प्रस्तावित है। कारागार सेवा में बंदी रक्षक के 3,638 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें महिला बंदी रक्षक के 626 पद भी शामिल हैं। इसी तरह फायरमैन के 2,065 व आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 पदों पर भी भर्ती की जानी है। तो आपको इस साल के अंत तक पुलिस विभाग में काफी बड़ी संख्या में भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, जिनकी संख्या लगभग 15,000 से 17 या 18,000 तक हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। यहां दे रखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उत्तर प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनाने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी सह अध्यक्ष होंगे। इसकी पहली बैठक 27 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस टास्क फोर्स के सदस्य सचिव महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद हैं। पूर्व सचिव केंद्र सरकार अनिल स्वरूप, राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जीसी त्रिपाठी, सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष वाचस्पति मिश्र, माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक बीपी खंडेलवाल व कृष्ण मोहन त्रिपाठी इसके सदस्य होंगे। वहीं अधिकारियों को भी इसमें जगह दी गई है। एकेटीयू के कुलपति डॉक्टर विनय पाठक, बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा एस राधा चौहान, उच्च शिक्षा की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग, माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ल समेत लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद मोहन, डॉक्टर निशी पांडे व डॉक्टर अब्बास नैयर भी सदस्य के रूप में रहेंगे। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू हो चुकी है और इसके क्रियान्वयन के लिए 17 लोगों की जो टास्क फोर्स है वो गठित की जा चुकी है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अपडेट है, यूपी में शिक्षक भर्ती आयोग के गठन को लेकर। यह आयोग लगभग 1 साल से चर्चा में है और इसका गठन अप्रैल तक हो जाना चाहिए था, लेकिन काफी कारणों से इसका गठन अभी तक नहीं हो सका है, जिसके कारण कई भर्तियां अभी तक लंबित हैं। तो इसके संबंध में सूचना दे रखी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। यह एजेंसी केंद्र सरकार के महकमों के लिए चयन करेगी। यूपी की योगी सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए शिक्षकों के चयन को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन को 8 माह पहले ही मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अब तक आयोग का खाका ही खींचा जा रहा है। इस पर कब तक अमल हो सकेगा स्पष्ट नहीं है। प्रारूप को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति है। नए आयोग का अब तक नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग होगा। चयनित होने वाली सेवाओं में प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहा जा सकता है।
आयोग में अध्यक्ष व 14 सदस्यों को रखे जाने की तैयारी है। हालांकि कैबिनेट ने 17 दिसंबर 2019 को जब इसे मंजूरी दी थी तब एक अध्यक्ष का तथा 7 सदस्य रखे जाने का प्रस्ताव था। अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में दी गई अर्हता मान्य हो सकती है। वहीं सदस्यों में 2 तरह के सदस्य रखने की योजना है, 8 व 6। उनमें 1 से 8 सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत होगा। वहीं 9 से 14 तक सदस्यों की अर्हता माध्यमिक शिक्षा सेवा संयुक्त सचिव स्तर से नीचे नहीं हो सकती है। तो यहां पर ये जो आयोग है इसके गठन होने की जो प्रक्रिया है काफी तेजी पर है, लेकिन ये काफी डिले हो चुका है कोरोना के चलते। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं काफी भर्तियां हैं जो इस आयोग के गठित ना हो जा पाने की वजह से लंबित हैं। इस आयोग के बन जाने के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक व प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाएं या साक्षात्कार लेगा। परीक्षा प्रणाली परीक्षकों, साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण कर सकेगा। तो यहां पर उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द ये आयोग बन जाए और बनने के बाद बहुत जल्द इससे भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट है आरओ एआरओ 2016 के परीक्षा को लेकर। यहां दे रखा है आरओ एआरओ 2016 के अभ्यर्थियों से मांगी केंद्रों की प्राथमिकता। प्रदेश के 17 जिलों में 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी लिखित परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 की तैयारियां शुरू कर दी है। परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। प्रदेश के 17 जिलों आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली व वाराणसी में केंद्र बन रहे हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से उनकी प्राथमिकता वाले 3 जिलों के नाम पूछे हैं। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प भरना होगा। उन्हें 25 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद किसी का विकल्प नहीं लिया जाएगा। यूपीपीएससी ने आरओ एआरओ 2016 के तहत 361 पदों की भर्ती निकाली थी। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 27 नवंबर 2016 को दो पाली में प्रदेश के 31 जिलों के 827 केंद्रों पर कराई गई थी। परीक्षा के लिए 3,85,191 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें प्रथम पाली में 2,04,907 व द्वितीय पाली में 2,03,261 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान लखनऊ में एक केंद्र से पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। परीक्षा के बाद आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ के हजरतगंज थाना में दोनों प्रश्न पत्रों के आउट होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसकी जांच सीबीसीआईडी लखनऊ ने जांच पूरी करके टीम को 29 सितंबर 2018 को विशेष न्यायाधीश सीबीसीआईडी को उक्त प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की थी। वादी अमिताभ ठाकुर रिपोर्ट पर संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध कोर्ट में आपत्ति दाखिल कर दी थी। विशेष न्यायाधीश सीबीसीआईडी ने 1 जनवरी 2020 को सीबीसीआईडी की अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। साथ ही प्रकरण की जांच दोबारा कराने के आदेश दिए। इस पर प्रकरण की जांच के लिए लोक सेवा आयोग ने 2 सदस्यीय जांच समिति की संस्तुति कर दी। इसके साथ ही आयोग ने विचार किया कि पुनः जांच करने से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अधर में लटक गया है। इसके मद्देनजर प्रारंभिक परीक्षा निरस्त कर पुनर्परीक्षा का निर्णय लिया गया था। तो ये अपडेट हो गई आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है एसीएफ आरएफओ के इंटरव्यू को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लॉकडाउन में प्रभावित परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने को तेजी से जुटा हुआ है। इसके तहत एसीएफ आरएफओ यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जल्द होने के संकेत हैं। अभी आयोग में पीसीएस 2018 के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चल रहा है। 25 अगस्त को पीसीएस का साक्षात्कार खत्म होने के बाद एसीएफ आरएफओ के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराने की तैयारी है। तो यहां पर 25 अगस्त के बाद आरएफओ और एसीएफ के इंटरव्यू कंडक्ट कराने की तैयारी की जा रही है। जैसी भी अपडेट होगी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर। इसका जो विस्तृत कार्यक्रम परीक्षा कार्यक्रम है जारी कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर। इससे पहले टेंटेटिव परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया था जिसमें परिवर्तन कर दिया गया। तो यहां दे रखा है रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने स्नातक तथा परस्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेंगी। पहले परीक्षा 27 अगस्त से 29 सितंबर तक प्रस्तावित थी, जिसे नए कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह ने मंगलवार को निरस्त कर दिया था। कोरोना संक्रमण की वजह से ये परीक्षाएं 18 मार्च को स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार ने 27 अगस्त से परीक्षाएं कराने का कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन नए कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह ने मंगलवार को कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठक करने के बाद 1 सितंबर से परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। दरअसल कुलपति को अवगत कराया गया कि सभी कॉलेज 31 अगस्त तक बंद हैं। ऐसे में 27 अगस्त से परीक्षाएं कराने को लेकर कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने के साथ ही अन्य दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक संजीव सिंह ने 1 सितंबर से परीक्षा कराने का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 3 पालियों में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, दोपहर 11 से 2 बजे तक, 1 बजे तक और शाम 3 से 5 बजे तक कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का नया कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय ने 31 अगस्त तक बढ़ाई प्रवेश के पंजीकरण की तिथि। तो ये हो गई यूनिवर्सिटी के मेंस फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर। तो ये हो गई आज 20 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशनल एंड अपडेट्स के लिए
आप हमारे YouTube चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर CET और NRA के बारे में विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।